क्या भारत की पूर्वी सरहद पर किसी बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बिसात बिछाई जा चुकी है? क्या एक छोटा सा पड़ोसी देश किसी बाहरी महाशक्ति की शह पर भारत के वीर जांबाज जवानों को आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहा है? और आखिर दिल्ली के सुरक्षा गलियारों में रात के सन्नाटे में ऐसी कौन सी खुफिया रिपोर्ट टेबल पर आई जिसने देश के रणनीतिकारों को युद्ध स्तर पर एक बहुत बड़ा और निर्णायक फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया? आज की इस विशेष और हाई वोल्टेज वीडियो रिपोर्ट में हम सरहद से आ रहे इसी बेहद गंभीर घटनाक्रम और जमीनी हकीकत के 11 पन्नों से आपको रूबरू कराएंगे, जिसके बाद ढाका से लेकर बीजिंग और इस्लामाबाद के वॉर रूम में भारी सन्नाटा पसर गया है। भारत और बांग्लादेश की सीमा इस वक्त एक बार फिर पूरे देश में सुर्खियों में है और वहां से आ रही लगातार घटनाओं ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता को चरम पर पहुंचा दिया है। दोनों देशों के बीच जमीनी तनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि सीमा पर अचानक बढ़ती गतिविधियां, सुरक्षा व्यवस्थाओं में फेरबदल और हालिया उपद्रव ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर हमारी शांत दिखने वाली पूर्वी सीमा पर ऐसा क्या हुआ कि हालात अचानक देश की सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गए? इसे समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। इस पूरे घमासान की शुरुआत बीते दिनों की एक ऐसी सुबह से होती है जब रोज की तरह सरहद पर शांति दिख रही थी और भारत सरकार के कड़े निर्देशों के बाद हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की निगरानी में वहां पर अत्याधुनिक स्मार्ट और एंटी कट कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। यह नई फेंसिंग भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है, इसे देश का बच्चा बच्चा बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश की सरहद का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां से आए दिन अवैध घुसपैठ, मवेशियों की तस्करी और राष्ट्र विरोधी तत्वों की मूवमेंट होती रहती है। इसी गंभीर खतरे पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए भारत वहां लोहे और कंक्रीट की मजबूत दीवार और कंटीले तारों का अभेद्य कवच खड़ा कर रहा था। लेकिन सीमा पार बैठे बांग्लादेश के सैन्य हुक्मरानों और वहां के कुछ कट्टरपंथी उपद्रवियों को भारत की यह मजबूत सुरक्षा व्यवस्था फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। उन्हें साफ लग रहा था कि अगर भारत ने इस पूरे संवेदनशील इलाके में फेंसिंग का काम पूरा कर लिया, तो उनके जरिए पाले जा रहे तस्करों और उपद्रवियों का धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी बौखलाहट में आकर बीते दिनों पड़ोसी देश की तरफ से भारी तादाद में आए स्थानीय उपद्रवियों ने, जिन्हें वहां के स्थानीय सुरक्षा बलों का पूरा बैकअप हासिल था, हमारी सीमा के बिल्कुल करीब आकर भारी हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस उग्र भीड़ ने भारत की तरफ से लगाए जा रहे नए और बेहद कीमती कंटीले तारों पर हमला बोल दिया। उन्होंने न सिर्फ हमारी सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि भारतीय सरहद के भीतर घुसने की नापाक हिमाकत करते हुए उन नए लगे तारों को उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया। उस नाजुक वक्त में हमारे बीएसएफ के जवानों ने बेहद संयम और कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से रोका और फ्लैग मीटिंग के जरिए शांति बहाल करने की कोशिश की। लेकिन भारत की इस शराफत और संयम को सीमा पार बैठे लोगों ने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया। इस घटना के बाद से बांग्लादेश के उन कट्टरपंथी तत्वों और वहां के फ्रंट लाइन सैन्य अफसरों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वे अब सीधे तौर पर भड़काऊ बयानबाजी और गीदड़ भभकियों पर उतर आए हैं। अब वहां के सैन्य कमांडर अपने सैनिकों और सीमांत इलाकों में रहने वाले उपद्रवियों को सरेआम यह फरमान सुना रहे हैं कि सरहद पर भारत की तरफ से जो भी नए तार लगाए जा रहे हैं, उन सारे तारों को उखाड़कर फेंक दो, और अगर भारतीय जवान तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो उन्हें भी पकड़कर हमारे इलाके में ले आओ। यह धमकी
सिर्फ एक साधारण बयान नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर संप्रभु भारत की सुरक्षा और हमारे जांबाज सैनिकों को एक खुला चैलेंज है। लेकिन ढाका में बैठे हुक्मरान शायद यह भूल रहे हैं कि उनकी इस दुस्साहस भरी हरकत ने अब नई दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। जो गलती उन्होंने हमारी फेंसिंग के तारों को उखाड़ कर की थी, उसका अंतिम और सबसे भयानक हिसाब करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। आज अगर एक छोटा सा पड़ोसी देश हमारे सामने खड़े होकर हमें अपनी लाल आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहा है और हमारे जांबाज जवानों को पकड़ने का खुला आदेश दे रहा है, तो हमें एक बार आत्ममंथन भी करना होगा। हमें इतिहास के उन पुराने पन्नों को पलटकर देखना होगा कि आखिर हमसे कूटनीति के पटल पर अतीत में ऐसी कौन सी चूक हुई थी जिसकी सजा आज हमारी सरहदें भुगत रही हैं। याद कीजिए, दशकों पहले का वो ऐतिहासिक दिन जब भारतीय सेना के प्रचंड पराक्रम के सामने पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे और दुनिया के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण किया था। हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर पूर्वी पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को उस खौफनाक जुल्म और नरसंहार से आजादी दिलाई थी। कायदे से देखा जाए तो जिस जमीन को हमारे वीर जवानों ने अपने खून से सींचकर आजाद कराया था, उस वक्त की तत्कालीन सरकार को एक बहुत बड़ा और कड़ा ऐतिहासिक फैसला लेना चाहिए था। अगर उस महाविजय के तुरंत बाद उस भूभाग को एक नया देश बांग्लादेश ना बनाकर सीधे पूर्वी बंगाल के नाम से अखंड भारत का ही एक नया राज्य घोषित कर दिया गया होता, तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। ना तो आज हमारे देश के टैक्स पेयर्स का अरबों रुपया इस पूर्वी सरहद पर फेंसिंग लगाने और उसकी सुरक्षा में खर्च होता, ना ही सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ का कोई सिरदर्द होता, और ना ही आज कोई हमारी बीएसएफ को आंखें दिखाने की हिम्मत कर पाता। यह एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसका खामियाजा हमारी आज की पीढ़ियां भुगत रही हैं। लेकिन ढाका में बैठी वर्तमान हुकूमत को यह बात बहुत अच्छे से और साफ-साफ समझ लेनी चाहिए कि इतिहास बदला जरूर जा सकता है, लेकिन भूगोल को दोबारा लिखने की ताकत आज भी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही है। अगर बांग्लादेश यह सोच रहा है कि वह भारत की शराफत का फायदा उठाकर हमेशा बचता रहेगा, तो वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। जो देश अपनी सैन्य शक्ति और अदम्य साहस के बल पर पूर्वी पाकिस्तान का वजूद मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवा सकता है, उस महाशक्ति के लिए आज के दौर में वापस बांग्लादेश का नक्शा बदलकर उसे पूर्वी बंगाल में तब्दील करना कोई बहुत बड़ा या नामुमकिन काम नहीं है। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया है और हर सुख दुख में मदद की है, लेकिन अगर हमारी पीठ पीछे बार बार धोखा दिया जाए और हमारी संप्रभुता को चुनौती दी जाए, तो नया भारत पुराने पन्नों को पलटने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अब वो वक्त आ चुका है कि सीमा पर बैठे उन तमाम भारत विरोधी रणनीतिकारों को उनकी असली जगह दिखाई जाए और भारत की वास्तविक सैन्य क्षमता का तगड़ा एहसास कराया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अचानक इस छोटे से देश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक चक्रव्यूह को गहराई से समझेंगे, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इस पूरी साजिश के पीछे ढाका का अपना दिमाग नहीं है, बल्कि इसके पीछे असल हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है। ये दोनों मिलकर पिछले कुछ समय से पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर यानी परोक्ष युद्ध के रूप में करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। हमारी खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई महीनों से वहां सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और कुछ भटके हुए सैन्य अधिकारियों को भारी फंडिंग और आधुनिक हथियारों की गुप्त सप्लाई कर रहे हैं। चीन का मकसद
बहुत साफ और शातिर है। वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और ध्यान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ही केंद्रित ना कर सके। इसलिए वह भारत को इस पूर्वी मोर्चे पर उलझाकर थकाना चाहता है। इसी चीनी इशारे और पाकिस्तानी शह पर आकर वहां के उपद्रवियों ने हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया। लेकिन वे यह भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता और सीमाओं की सुरक्षा पर आती है, तो भारत किसी भी मोर्चे पर रत्ती भर भी ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पर रची जा रही इसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को समय रहते भांपते हुए नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा सैन्य पासा फेंक दिया है। इस समय की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव अपडेट यह है कि गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह आधुनिक हथियारों से लैस जवानों की एक विशाल फौज को तुरंत युद्ध स्तर पर पूर्वी सीमांत इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया है। यह कोई सामान्य या रूटीन तैनाती नहीं है, बल्कि इस विशेष टुकड़ी में सेना के उन घातक कमांडो और जवानों को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम और विपरीत परिस्थिति में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में पूरी तरह माहिर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं, वे आज के नए भारत की बदलती और आक्रामक सैन्य नीति को साफ-साफ बयां करते हैं। उन्होंने बेहद कड़े और साफ शब्दों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों से कह दिया है कि अब फ्लैग मीटिंग बुलाने या कागजी विरोध दर्ज कराने का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी उपद्रवी जिस भाषा में समझे, उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया तरीके से समझाओ, और अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं, तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है, यह पूरी तरह सेना के कमांडर खुद ही तय करें। सेना को मिली इस खुली छूट यानी फ्री हैंड का मतलब आप और पूरा संसार बहुत अच्छे से समझता है। जब हमारी सेना को फ्री हैंड मिलता है, तो वह सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकरों और उनकी चौकियों का क्या हाल करती है, यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 12 से 24 घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल और आधुनिक टुकड़ी भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग-अलग अति संवेदनशील और रणनीतिक मोर्चों पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी पोजीशन संभाल चुकी है। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी धागे को हिलाने या भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की गई, तो उसका ऐसा भयानक अंजाम होगा जिसकी कल्पना भी ढाका की हुकूमत ने नहीं की होगी। आज का नया भारत अपने आत्मसम्मान, अपनी सीमाओं की संप्रभुता और अपने वीर जवानों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया के किसी भी देश को नहीं दे सकता। लेकिन इस पूरे सीमांत घमासान की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है जितनी जमीन पर दिखाई दे रही है। इस बड़े एक्शन के बीच रात के लगभग 2 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारियों की एक अत्यंत गोपनीय और विशेष बैठक शुरू हुई। उस बंद कमरे में मौजूद हर बड़े अधिकारी के सामने अलग-अलग विभागों की खुफिया रिपोर्टें रखी थीं। कहीं संदिग्ध डिजिटल संचार गतिविधियों का पूरा विवरण था, कहीं सीमा के आसपास बढ़ी हुई असामान्य हलचल का विश्लेषण था, तो कहीं उन गुप्त वित्तीय नेटवर्कों का पूरा ब्यौरा दर्ज था, जिनके जरिए अज्ञात विदेशी तत्वों तक पैसा पहुंचाया जा रहा था। घंटों तक चली इस गहन चर्चा के बाद एक बात पूरी तरह साफ हो गई कि सीमा पर जो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे केवल